The chapter discusses the fundamental unit of life, which is a cell, right? So taken from the textbook, that is NCERT textbook. So here, when we move forward, चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे, चैप्टर ओवरव्यू में क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर, नंबर और डिवीजन, इतना सब कुछ जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मैंने मतलब बताया था कि प्रो मतलब पहले, अर्ली, या फिर प्रोकैरियोटिक का अगर डेफिनेशन तुम्हें लिखना है तो तुम ये लिख सकते हो, दैट इज which the cells which doesn't have or which do not have well defined nucleus. The cells which do not have well defined nucleus are known as prokaryotic cells, and the cells which have well defined or true nucleus is known as eukaryotic cells. I will repeat once again to write, right? That is, prokaryotic cells are those cells that is which does not have well-defined nucleus are known as prokaryotic cells. Eukaryotic cells doesn't have, eukaryotic cells have, the cells which have well-defined nucleus are known as eukaryotic cells. It is the simplest definition of prokaryotic and eukaryotic cells. राइट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब कुछ चीज जो है वन बाय वन हम आगे देखते जाएंगे। जो तुम्हें राइट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है, राइट, और या फिर इमेज दिख रहा है, इट इज ए डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, राइट। जो फर्स्ट कवर पेज में जो तुम्हें दिखा था, दैट वाज एनिमल सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल हमने देखा था। सो डिस्कवरी ऑफ द सेल में, सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, राइट? दैट इज द नेम or the honor goes to Robert Hooke. In 1965, what he did, he observed the cells in a thin slice of cork with his crude microscope. उसके crude microscope, या फिर crude मतलब बहुत ही basic microscope, बहुत ही non advanced, right, microscope से उन्होंने क्या observe किया था, thin slice of cork observe किया था, जिसमें उन्होंने क्या पाया था, सेल को देखा था। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज ए सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क ऐसा सब्सटेंस है जो कहाँ से होता है, दैट इज एक बार्क ऑफ द ट्री में से हमें दिखता है। He found it as honeycomb like structure and named it as cellulae or cells. उन्होंने किस प्रकार से उनको दिखा था, एक honeycomb like structure। honeycomb like structure that is मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उस प्रकार से जो दिखता है, right? So that is the way of how it looks. Now, okay, now in here the honeycomb like structure जो है वो कैसा दिखता है, हम आगे जो डायग्राम जो है, जो इमेज जो है वो मैंने रख रखा है, उसमें you can just observe it कि वो किस प्रकार से दिखता है। So he found it as honeycomb like structure and named it as what, cellulae or cells. सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो कि जिसका मतलब क्या है, एक लिटिल रूम, राइट, जिसका मतलब क्या है, एक लिटिल रूम। और ये पहली बार था, दैट दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, राइट। क्या था, वेरी फर्स्ट टाइम में समवन, सब पहली बार किसी ने किसी सेल को, जो कि सेल ही सब कुछ है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में मदद कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग प्रकार से फंक्शंस करने में हेल्प कर सकता है, वो फाइंड हो पाया था इन व्हेन, कब पता चल रहा, जब वो सेल के बारे में हम फाइंड आउट कर पाए। तो राइट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, दैट इज द वेरी क्रूड माइक्रोस्कोप ऑफ, दिस इज द माइक्रोस्कोप ऑफ हु, ऑफ द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है ये। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप इस प्रकार से दिखता था। तो उन्होंने इसी माइक्रोस्कोप की मदद से क्या देखा था, सेल को सबसे पहले देखा था। किसके अंदर देखा था, कॉर्क में देखा था। कॉर्क क्या है, कॉर्क ऐसा सब्सटेंस है जो कि बार्क ऑफ द ट्री में से, जो कि कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। नाउ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा था, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से दिखता है, दिस इज द फेस, राइट। सो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर
हम देख सकते हो कि जिस प्रकार से एक मधुमक्खी का छत्ता जब खाली रहता है, राइट, तो जब हम उसको नजदीक से देखते हैं, राइट, तो वो इस प्रकार से दिखता है. सो द वे इट लुक्स, नेहा भाग गई थी, अभी वापस आ रही है, पता नहीं. एक मिनट. नेहा, मेक योर connection stable, otherwise you will face issues. She is still connecting to audio. I will wait just 2 minutes, 1 minute. So here the thing जो कि पहले कहा कि हनीकॉम स्ट्रक्चर जो है वो हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसा उन्होंने फाइंड किया था, हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसा दिखता था, राइट. सो हनीकॉम स्ट्रक्चर जो है उस हनीकॉम स्ट्रक्चर के अंदर वो जब हम एक मधुमक्खी के छत्ते को, खाली मधुमक्खी के छत्ते को जब नजदीक से देखते हैं तो इस प्रकार से दिखता है. तो उन्होंने जब पहली बार एक कॉर्क को देखा था तो वो इस प्रकार से दिखता था, राइट. तो वो इस प्रकार से दिखता था जहां पर तुमने देखा होगा कि इस प्रकार से ये एक छत्ते की तरह दिख रहा है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, राइट. जैसे सेल का एक डेफिनेशन लैटिन वर्ड में जो मीनिंग है दैट इज स्मॉल लिटिल रूम, राइट, एक लिटिल रूम की तरह. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार दीवारी, राइट. सो यहाँ पर जो कंट्रोल है, राइट, यहाँ पर तुम देख सकते हो जो यहाँ पर एरियाज हैं, राइट, वो इसी प्रकार से हैं कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो है तुम हर एक में देख सकते हो. सो दिस इज हाउ ए कॉर्क he observed under his microscope. So this is the history of the cell where 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. उसके बाद 1674 में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने स्टडीड लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को. सिर्फ डिस्कवर ही नहीं बल्कि उसको नाम भी दिया था. क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस. और 1838 और 39 में एमजे स्क्लीडन एंड श्वान ने क्या किया था? फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी, राइट. सो सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया था इस तरीके से. उन्होंने क्या फाइंड किया था? दैट इज द कंडीशंस जो है वो दिखे. Okay, sorry, but in this 1855 में रुडोल्फ विर्चो जो है उन्होंने बताया था दैट इज omnicellular cellular, राइट. सो omnicellular cellular का मतलब क्या है? दैट इज सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स. सो सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स जो है उस हिसाब से आगे बढ़ा गया था और इसी तरीके से आगे मदद मिली. तो जो डायग्राम तुम देख सकते हो या फिर सॉरी जो पिक्चर तुम देख सकते हो, लेफ्ट से लेकर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक का पिक्चर है, उसके बाद एंटन वॉन लीवेनहॉक का है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है, फिर एमजे स्क्लीडन है और स्वैन, देन रुडोल्फ विर्चो है. इन सब का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा मदद मिला है, बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प मिला है ताकि हम आगे फाइंड आउट कर सके, राइट. मैंने पहले क्लास में पूछा था कि ऐसा क्या हो गया था दैट इज 1674 के बाद से 1831 इतना टाइम लग गया हमें न्यूक्लियस को डिस्कवर करने में या फिर उसको नाम देने में. क्यों लग गया? क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा था, राइट. सो लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से हम क्या देख पाए थे? न्यूक्लियस को देख पाए, राइट.
सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं, राइट? सो लेफ्ट में जो तुम डायग्राम देख सकते हो वो एक क्लामाइडोमोनास का है और नीचे जो है वो दैट इज माइकोप्लाज्मा का है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस प्रकार से एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिक से बनती है, राइट, इसी प्रकार से हमारा बॉडी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किससे बनता है, सेल्स से बनता है। सो ब्रिक्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर और द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ऑफ द buildings are the basic structure of the bricks and body of all. So लेकिन जो body जो living organisms जो है वो किससे है, it's because of cells. Next, that is cellular organization के बेस में एक जो डिविजन है या फिर हम बोलते हैं सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, क्लामाइडोमोनास, राइट? सो क्लामाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। सो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से, एक सेल से बनते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एंड द सेल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन organisms which are made up of more than one cell are known as multicellular organisms, right? Last point, irrespective of the unicellular or multicellular organisms, the cells perform similar basic functions for their survival, right? irrespective का मतलब है कि चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, जो भी उसका फंक्शन उसको है या जो भी उसका फंक्शन उसको करना है, वो फंक्शन ये नहीं, इस पे नहीं डिपेंड करेगा, अरे यार मैं तो सिर्फ यूनिसेलुलर हूँ, मुझसे तो सिर्फ यही हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई सेल नहीं कहता है। भले ही वो यूनिसेलुलर है, तब भी जो जो फंक्शन उसको करना है वो सारे फंक्शन वो सिंगल सेल से करने के योग्य है, करने के लायक है और कर सकता है, राइट? तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट द सेल्स परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शंस फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि उनका मेन फंक्शन ही क्या है या मेन मकसद ही क्या है, मेन मकसद है कि सर्वाइव करना। तो सर्वाइव करने के लिए वो एक्सक्यूज नहीं बोल सकता कि हाँ मैं तो सिर्फ सिंगल सेल का हूँ, तो डबल सेल का है या बहुत सारे सेल का है, ऐसा कोई दोष नहीं होता है। बस यही है कि सर्वाइवल जो है उस हिसाब से कंडीशन ध्यान में रहना चाहिए कि सर्वाइवल के लिए सिंगल सेल भी वो सारे फंक्शन कर सकता है और मल्टी सेलुलर जो जो फंक्शन करता है वो भी सर्वाइवल के लिए ही कर रहा है, तो उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। दिस आर द, जो स्क्रीन में तुम फोटोज देख सकते हो, दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? Starting from small snails, tortoise, tiger, owl, fish, moth, bee, monkey, everything, right? Everything, जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी यहाँ पर इमेजेस हैं, इन सारे किन चीज से बनते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ नॉन एज सेल। और जितने भी यहाँ पर तुम्हें अभी इमेज में दिख रहे हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल्स है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स तुम्हें लेफ्ट में मैंने दे ही दिए थे, क्लामाइडोमोनास और ये माइकोप्लाज्मा, राइट? और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में कौन आता है, दैट इज द, ये जो जितने भी डायग्राम में या फिर इमेज में दे रखा है, फिश हो, मंकी हो, टोटोइस हो, टाइगर हो, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Gadgets, right? Gadgets are the things which we use to do our purpose, right? तो उस gadgets के अंदर राइट, सो उस गैजेट्स के अंदर जो है, गैजेट्स क्या है, गैजेट्स इज टू स्टडी द सेल्स, राइट? सेल की स्टडी के लिए हम जो चीज यूज कर रहे हैं यहाँ पर गैजेट्स है। यहाँ पर एकमात्र गैजेट जो कि सेल की स्टडी के लिए यूज किया जा सकता है या जाता है वो क्या है, इट इज द माइक्रोस्कोप, राइट? वो क्या है, माइक्रोस्कोप। सो सेल जो है हमारे नेकेड आई से देखने के लिए, नेकेड आई से दिखने के लिए, इट इज वेरी मच व्हाट इज से small, so we cannot see a cell with our naked eye. What is needed? A microscope is needed to observe a cell. Cell देखने के लिए क्या जरूरी है, माइक्रोस्कोप जरूरी है। अब माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? Microscopes are high resolution instruments that are used for observing fine details of very small
ऑब्जेक्ट, राइट। माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं? दे आर द हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर व्हाट? दे आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स, राइट। फाइन मतलब क्या? एकदम क्लियर डिटेल, किसके बारे में? जो भी हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं उनके बारे में एक फाइन डिटेल हमें कौन दे सकता है? माइक्रोस्कोप दे सकता है। किन चीजों का फाइन चीज है? डिटेल, दैट इज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, राइट। हम देख सकते हैं कि जब हम ये वॉशिंग पाउडर के एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, राइट, तो उसके अंदर दिखता है ना कि क्लॉथ इतना अरेंज है, क्रॉस लिंक्ड है वगैरह, वहां पर डॉट एक कोने में है, टाइड आता है, साफ कर देता है वगैरह, राइट। वो क्लोज एसोसिएशन जो हम देख सकते हैं, राइट, वो क्लोज एसोसिएशन किस प्रकार से दिख सकता है? विथ द क्लॉथ भी इतने क्रॉस लिंकिंग से बन सकता है, वो क्लॉथ भी हम कैसे देख सकते हैं, किस कहाँ से ऑब्जर्व हो सकता है? वो माइक्रोस्कोप के अंदर हम उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। Two common microscopes हैं, known as light microscope and the electron microscope. Light microscope, there is a range, there is a limit for it, and electron microscope जो है वो higher range से जो है वो हो सकता है, राइट। सो हायर रेंज, बहुत ही छोटा, फॉर एग्जांपल वायरस को देखने के लिए हो, या सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसको क्लियर व्यू, क्लियर तरीके से डिस्टिंग्विश करके, अलग अलग करके उसको अच्छी तरह से स्टडी किससे किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है। अब जो राइट साइड में जो इमेज दिख रहा है, दैट इज द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किस प्रकार से है, क्या क्या चीजें हैं माइक्रोस्कोप के अंदर? कॉस एडजस्टमेंट नॉब है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है? टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू फोकस। फाइन एडजस्टमेंट नॉब किस लिए है? फॉर फाइन एंड क्लियर फोकस ऑफ स्पेसिमेन। जो भी स्पेसिमेन मतलब जो भी चीज हमें देखना है, जिस भी चीज को देखना है, ताकि हम उसके फाइन डिटेल्स को देख सके। आर्म क्या है? जो कि एक ऐसा एरिया जहां से हम क्या बोलते हैं, उस माइक्रोस्कोप को पकड़ सके या उस माइक्रोस्कोप को होल्ड कर सके। मैकेनिकल स्टेज, स्टेज को आगे पीछे करने के लिए, जो उसका नीचे परत है उसको आगे पीछे करने के लिए जो चीज यूज किया जाता है, दैट इज द मैकेनिकल स्टेज। आई पीस, जहां से उसको देखा जाता है, राइट, जहां से उसके कंडीशन में जो है वो रहता है, उसको क्या कहा जाता है? आई पीस, राइट। ड्रॉ ट्यूब क्या है? टू फिट द आई पीस इनसाइड, आई पीस को अंदर रखने के लिए जो रहता है। बॉडी ट्यूब होल्ड्स द नोज पीस, नोज पीस को जो होल्ड करता है, जो रोटेटिंग वाला स्ट्रक्चर है, राइट, उस रोटेटिंग वाले स्ट्रक्चर को जो चीज रखा जाता है, उस चीज को क्या कहा जाता है? नोज पीस कहा जाता है। नेक्स्ट बीइंग द रिवॉल्विंग नोज पीस जो है, रिवॉल्विंग नोज पीस के अंदर क्या है? रिवॉल्विंग नोज पीस के अंदर जो अलग अलग प्रकार के लेंसेस, अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप मतलब अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि देयर आर डिफरेंट फोकस, राइट, अलग अलग प्रकार के फोकस है। 10x है, 25x है, 50x है, 100x है, राइट। तो यहाँ पर 3 लेंस जो है हम रख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर इसलिए कहा गया है, यहाँ पे इट होल्ड्स 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव्स, राइट, 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको होल्ड कर सकता है, राइट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दे रखा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज 6x, 10x, 40x, 45x और 100x ऑयल इमर्शन। सो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इतने प्रकार के ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज किया जा सकता है। स्टेज क्या है? जो कि स्लाइड में उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का जो जगह है उसको स्टेज कहा जाता है। कंडेंसर कि उस पैरेलल बीम्स को प्योरली फोकस करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए कंडेंसर यूज किया जाता है। नॉब, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ कंडेंसर, उसको कंडेंसर को सही तरह से अरेंज करने के लिए नॉब यूज किया जाता है। और मिरर जो कि लाइट सोर्स है, क्योंकि लाइट जरूरी है कोई भी चीज देखने के लिए, राइट। रिफ्लेक्शन वाला जो तुमने चैप्टर पढ़ा था, राइट, उसमें भी यही था कि बिना लाइट के हम कोई भी चीज को देख नहीं सकते। सो लाइट जो है, लाइट सोर्स जो है वो, उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। Shape and size of the cells, there could be many different size, right, अलग अलग है according to their function, अपने function के हिसाब से अपने अपने cells जो है वो find होते हैं या दिखते हैं, right। जितने भी cells है उनका अलग अलग shape होता है, वो shape होता है या size होता है, वो किन basis पे depend करता है कि उनका function किस तरीके का है, right। अगर हम यहाँ पे राइट साइड में अगर फोटोज डायग्राम देखें, राइट, तो जो स्मूथ मसल सेल है वो नर्व जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि नर्व का फंक्शन नहीं है स्मूथ मसल सेल का। ब्लड सेल जो है वो नर्व की तरह नहीं हो सकता, राइट।
ब्लड सेल जो है वो बोन सेल की तरह नहीं हो सकता, इन सब का फंक्शन अलग है, इस वजह से ही उनका शेप भी अलग है। कुछ सेल का फिक्स शेप रहता है, राइट, फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल का फिक्स शेप रहता है, लेकिन सम सेल्स लाइक अमीबा और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड सेल्स जितने भी हैं, उनका शेप जो है वो क्या रहता है, लगातार सेम नहीं रहता। डब्ल्यूबीसी का मोस्टली देयर आर डिफरेंट शेप, अपने हिसाब से शेप जो है चेंज करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट इज पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक organisms, pleuropneumonia like organisms, PPLO, pleuropneumonia like organisms, right? So largest cell जो है वो क्या है, ostrich egg, right? Longest animal cell क्या है, nerve cell, और usually measured in micrometer, nanometer और picometer, राइट। ये माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पाइकोमीटर क्या होता है वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। यहाँ पर अगर चेक करें, सो जो मैं माइक्रोमीटर और नैनोमीटर की बात कर रहा था, राइट, सो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, सो दैट इज ये mm जो है इट इज नॉन एज मिलीमीटर, राइट, दिस इज नॉन एज माइक्रोमीटर एंड दिस इज नॉन एज नैनोमीटर, राइट। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर ये क्या है? मिलीमीटर इज 10 to the power -3, micrometer is 10 to the power -6, nanometer is 10 to the power -9, right? 10 to the power -3, 10 to the power -6 and 10 to the power -9. अब ये 10 to the power -3, -6, -9 क्या होता है? That is 10 to the power -3 का मतलब 0.001, that is 10 to the power -3. 10 to the power -10 अगर बोले, -6 अगर बोले तो 0.00001, that is, sorry, right, this is 10 to the power -6. 10 to the power -9 क्या है? 0.000. This is 10 to the power -9, right? 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9. That is millimeter, micrometer and nanometer, right? Millimeter, माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर। सो यहाँ पर जितने भी तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो इस वजह से दे रखे हैं कि माइक्रो में पता नहीं चलेगा, राइट, तो वो उतना मतलब तुम देख सकते हो कि जो भी मटेरियल यहाँ पे नीचे अच्छे से बता रखा है वो बहुत 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 ज्यादा क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है वो, राइट, तो वो ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप का रेंज क्या क्या है, राइट। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो यहाँ तक जो है उस चीज को पता कर सकता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट को देख सकता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर है, सेल और प्लांट और एनिमल सेल को डिफाइन कर सकता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट माइक्रोस्कोप का रेंज कितना है हम इसमें देख सकते हैं। फिश एग को देख सकता है, राइट, एंड क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं हम, राइट, एंड लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेंज क्या है, बहुत ही और एडवांस्ड, राइट। हम एटम्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को तक क्लियरली देखा जा सकता है। T2PH जो कि एक बैक वायरस है, उस वायरस के स्ट्रक्चर को भी क्लियरली स्टडी किया जा सकता है, किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, राइट। तो वो चीज जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। आगे जैसे बढ़ते हैं, राइट, सो साइज ऑफ लिविंग थिंग्स के साइज अगर देखा जाए तो एक ब्लू व्हेल कितना है, 10 मीटर लगभग लंबा रहता है, राइट। ह्यूमन जो है वो लगभग 1 मीटर तक, राइट, एक एवरेज बता रखा है 1 मीटर, राइट। 1 मीटर उससे भी ज्यादा हो सकता है, राइट, एंड 1 मीटर के एडवांस 2 मीटर से ही नीचे ही ऑलमोस्ट एवरेज हाइट जो है 2 मीटर के नीचे ही रहता है। 1 मीटर इज इक्वल टू रफली 3 फीट,
राइट, 3 फीट तक रहता है 1 मीटर, सो 2 मीटर इज 6 फीट, 6 फीट सबकी हाइट नहीं रहती, तो 6 फीट से नीचे ही एवरेज हाइट जो है वो माना जाता है, राइट। सो दिस आर द डिफरेंट हाइट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, हाइट्स भी नहीं, साइजेस अगर बोले, साइज, राइट, साइज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, माउस कितना छोटा रहता है, राइट, 1 सेंटीमीटर, फ्रॉग एक 1 मिलीमीटर। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन आई का रेंज कितना है, लाइट माइक्रोस्कोप का रेंज कितना है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेंज क्या है, राइट। ह्यूमन आई, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ह्यूमन आई, ह्यूमन एग को तक, वहां तक जो है ह्यूमन आई क्या कर सकता है, देख सकता है, राइट। प्लांट और एनिमल सेल के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए, वायरसेस को देखने के लिए, प्रोटीन्स को देखने के लिए हमें क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो जरूरी हो जाता है, राइट। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच वी शुड बी अवेयर ऑफ। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है, पहले ही हमने बता दिया था, पहले ही मैंने डिस्कस किया था। यूनिसेलुलर मतलब क्या है, देयर आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मतलब मेनी नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर दैट इज सिंगल सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, राइट, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको सिंगल सेल क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट। दैट इज क्या क्या लाइफ प्रोसेस है, दैट इज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑब्टेनिंग फूड, फूड को प्रोक्योर करना, फूड खाने के लिए यूज करना, राइट। वो मतलब फूड के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सब के लिए क्या है, सिर्फ एक ही सेल काफी है, या एक ही सेल सब कुछ कर सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज, ये फर्दर डिविजन इनका नहीं हो सकता, राइट, ये क्योंकि एक ही सेल है, इस एक सेल का क्या फर्दर डिविजन होगा, तो इसलिए इनको क्या भी कहा जाता है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। लेफ्ट जो इमेज में दिख रहा है दैट इज द अमीबा, और ये वाला जो चीज वो क्या है, पैरामीशियम। दिस इज अमीबा एंड दिस इज पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर में मेनी नंबर ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली cells have a similar basic structure and similar basic life activities, जैसे उनका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बेसिक लाइफ एक्टिविटीज है, जैसा उनका काम है, जैसा उनका जनरल काम है उसी प्रकार से उनका स्ट्रक्चर भी रहता है। जैसे पहले कहा गया था, अलग अलग शेप में पाया जाता है और अलग अलग टिश्यू के फॉर्म में वो पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, दैट इज टिश्यू, ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन्स गिव राइज टू ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम एक परफेक्ट फंक्शन किया। व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, digestive system, excretory system, respiratory system, reproductive system. These are the different systems which are available, right? So that we need to be aware of. Plants, animals, and fungi are the examples of what, multicellular, right? Organs का एग्जाम्पल क्या है, हार्ट, लंग्स, राइट। टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सो लाइकवाइज टिश्यू के ये सब कुछ आगे हम देखेंगे वैसे शायद, सो तब विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर शायद टिश्यूज के ऊपर है, तो वी विल बी एलैबोरेटिंग ऑन टिश्यूज, राइट। सो एक एक करके ही चैप्टर है, पहले सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लाइकवाइज इस प्रकार से तुम्हारा चैप्टर जो है वो आगे बढ़ता है। सेल, राइट, हमने स्टार्ट किया था, तो सेल क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या करता है, फंक्शंस लाइक, किस प्रकार के फंक्शंस, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, राइट। क्या क्या कर सकता है वो फूड मटेरियल्स को इनटेक कर सकता है, एक्सक्रीशन में मदद कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, और रेस्पिरेशन कर सकता है। डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर मतलब काम, राइट। सो डिविजन ऑफ लेबर तो अलग अलग सेल का, राइट, अलग अलग अपना अपना काम है, राइट। तो वो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स है जो कि हम आगे देखेंगे, लाइसोसोम्स, राइट। पहले फर्स्ट पेज में जो हम चैप्टर ओवरव्यू में देखा था, राइट, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, हर एक का अपना 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 काम जो है वो होता है। ईच सेल ऑर्गेनेल्स, हर एक सेल ऑर्गेनेल अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, प्रोटीन सिंथेसिस किसी का काम है, सॉरी,
प्रोटीन सिंथेसिस किसी का काम है, किसी का काम लिपिड सिंथेसिस का है, किसी का काम क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल का। ये कौन कौन है, मतलब क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल किसका काम है, प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है, लिपिड सिंथेसिस किसका काम है, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम चेक करेंगे। अब सेल जो है वो किससे बनता है, राइट? हमने बोला कि सेल हर एक चीज का बेसिक सोर्स है। सेल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। तो सेल किसी ना किसी से बनना चाहिए। तो सेल किससे बनता है? सेल इज ए टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसका मास है वो? प्रोटोप्लाज्म है, विच इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड इज ए कैपेबल ऑफ performing all functions of life. प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, राइट? अगर तुम ये देखो, राइट, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, राइट? तो ये टाइनी मास है किसका? प्रोटोप्लाज्म का, जो कि सराउंडेड है किससे? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है, राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है, राइट? सो दैट इज द वन थिंग व्हिच वी शुड बी अवेयर ऑफ, राइट? सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये और अलग अलग प्रकार के फंक्शंस वो करता है। एक टिपिकल सेल की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका काम क्या है? टू क्रिएट सेपरेट एनवायरनमेंट। सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करना मतलब वो बाकी, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हो सकते हैं, राइट? अगर हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल हो सकते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल से अलग करके, डिफरेंशिएट करके, सेपरेट करके कौन रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखता है। फिर न्यूक्लियस क्या है? सेल के कंट्रोल, राइट? सेल को कंट्रोल बोलता है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर में सीपीयू रहता है, राइट? सीपीयू का काम क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, विच फिर सीपीयू का फुल फॉर्म भी क्या है? दैट इज कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट? सो इस प्रकार से जो कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर एक सेल के अंदर जो सीपीयू जैसा जो काम करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? साइटोप्लाज्म इज प्रोसेसिंग मेटाबॉलिक मशीनरी। साइटोप्लाज्म जो कि जिसमें मेटाबॉलिक मशीनरी, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जहां पर मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, मतलब ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग और इन अदर टर्म्स डिग्रेडेशन और सिंथेसिस, राइट? किसी चीज का बनना या किसी चीज का सिंथेसिस होना। पैरामीशियम का मतलब, अंजलि, पैरामीशियम एक ऑर्गेनिज्म है, क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, इस तरीके का। पैरामीशियम इज नॉट ए व्हाट टू से कोई वर्ड है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? एंड मूविंग ऑन, साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक मशीनरी जो है, दैट इज व्हिच इंक्लूड्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का बनना और किसी चीज का टूटना। वो काम कहाँ हो रहा है? ये इस एरिया में, राइट? इस एरिया में जो है किसी चीज का बनना या किसी चीज का टूटना, राइट? ये पूरे एरिया में जो है होता है। दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, अब सेल किससे बनता है, राइट? यहाँ पे बस, यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल में दिखा रखा। सिर्फ एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? सेपरेट एनवायरनमेंट। सेपरेट एनवायरनमेंट मैंने वही चीज बोला, दैट इज एक पर्टिकुलर मल्टी या फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, राइट? सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल्स हैं? अनेकों सेल्स है, अनेक सेल्स है, राइट? तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के अंदर जो भी चीज है वो एकदम खुले घूमते हैं, राइट? काइंड ऑफ खुले घूमते हैं, राइट? तो इस वजह से अगर हम आज के बहुत ही जेनरिक में बात करें या घर के बारे में बात करें, तो सेपरेट एनवायरनमेंट के अंदर ये आ जाएगा कि हम हमारे घर के यहाँ पे बाउंड्रीज होते हैं, राइट? सो बाउंड्री क्या रखता है? वो बाउंड्री क्या करता है? हमें बगल वाले घर से सेपरेट करके रखता है, ताकि बगल वाली बाउंड्री या बगल वाला कोई भी जो घर है उसका कुछ भी चीज जो है वो हमारे अंदर से ना आए, उसके यहाँ पर इधर ना आए।
तो इसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल का आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है कि बाहर का कोई भी चीज अंदर ना आ सके और अंदर का कोई भी चीज बाहर ना जा सके बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिशन के। वैसे यूजुअली देयर इज अ ट्रांसफर हैपनिंग जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन वो सेपरेट करके रखता है तब तक सेपरेट करके रखता है जब तक जरूरी है। तो हमेशा एक सेपरेट एनवायरनमेंट जो है वो बना के वहां पे रखता है। सो एनिमल सेल और प्लांट सेल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट इज सेल वॉल, राइट। सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे सेल वॉल नहीं रहता। दैट इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए एनिमल सेल एंड ए प्लांट सेल। वेरी बेसिक, सबसे बेसिक डिफरेंस जो है बिटवीन एन सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, राइट। जैसे मैंने कहा पहले ही, इट इज द आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस covering of its cell that separates its contents from the external environment is called plasma membrane. Simple line में समझा रखा है, बता रखा है क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। राइट, जब ये मैं स्लाइड रखता हूँ तो ध्यान में ये रहे कि पूरा स्लाइड बैठकर पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। जैसे जैसे मैं एक एक लाइन कहूंगा उसी हिसाब से तुम्हें आगे बढ़ना है। पूरा बैठ के पढ़ोगे तो जो बोल रहा हूँ वो चीज सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, ध्यान नहीं लगेगा, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहला चीज दैट इज क्या है, वो है क्या, वो आउटर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेनस कवरिंग है, बाहर का कवरिंग है। किसका, सेल का कवरिंग है, जो क्या करता है, सेपरेट करता है अपना कंटेंट किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि वो सिर्फ कुछ लोगों को आने देता है। इट अलाउस एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंस रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स। तो सबको रेस्ट्रिक्ट करके रखता है और कुछ लोगों को ही अंदर आने देता है। उसका मतलब क्या होता है, या उसका चीज क्या है, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। किससे बना रहता है वो, बाय लिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स इंटीग्रेटेड इन, आउट एंड इनसाइड। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट बेस टू आउटर सर्फेस ऑफ लिपिड्स, राइट। सो ये पहले जो थर्ड और फोर्थ वाला चीज है वो और अच्छे से समझ में ये आएगा, दैट इज सी बाइलिपिड स्ट्रक्चर, राइट। बाइलिपिड स्ट्रक्चर मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दिस, राइट, दिस इज ए लिपिड स्ट्रक्चर, राइट। ये जो है ये एक लिपिड स्ट्रक्चर है, राइट, जो कि ऊपर है, और ये एक लिपिड स्ट्रक्चर है जो कि नीचे है, राइट। तो दो लिपिड स्ट्रक्चर हुए ना, सो इसलिए बाइलिपिड स्ट्रक्चर। फिर क्या कहा गया था, दैट इज प्रोटीन जो है उसमें से प्रोट्रूड करते हैं, आगे की तरफ आते हैं, राइट। सो ये दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन दे रखा है यहाँ पे, इंटीग्रल प्रोटीन, राइट। सो इंटीग्रल प्रोटीन हो, पेरिफेरल प्रोटीन हो, चैनल प्रोटीन हो, ये सारे इतने सारे प्रोटीन्स, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स हो, ये सारे प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, इधर से निकल के, एक साइड से निकल के दूसरे साइड में दिख रहे हैं, और उसके अलावा भी ऊपर ऊपर भी दिख रहे हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल दिस ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर जो है, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, ये सब प्रोट्रूड, इसको प्रोट्रूड बोलते हैं, बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ऐसे प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ पे होते हैं, कि कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। दैट इज व्हाट विच वाज रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट। So it is made up of bilipid layer and proteins, वो की हमने देखा कि bilipid layer है, right, and फिर प्रोटीन से बने हुए, right, are integrated in, out and inside, right। अंदर बाहर भी है और बाहर भी है और अंदर भी है। कुछ प्रोटीन्स अंदर ही है, कुछ प्रोटीन्स बाहर दिख रहे हैं तुम्हें, राइट, कुछ प्रोटीन्स पूरे अंदर से बाहर की तरफ हैं, राइट। फिर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट प्लेस और आउटर सरफेस। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, राइट। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, कैसे हैं, ये रहे ना स्मॉल कार्बोहाइड्रेट जो मैंने पहले बताया था। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं।
सो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो समझा जा सकता है। फंक्शन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, वो शेप देते हैं। किसको शेप देते हैं, किसको शेप देते हैं, वो सेल को शेप देते हैं। दूसरा चीज वो क्या है, मैकेनिकल बैरियर है। बैरियर मतलब क्या होता है ना, हम जब रास्ते में जाते हैं तो पुलिस थाने के सामने से जाते हैं तो बैरियर्स रखा रहता है, राइट, दैट इज स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए, राइट, या फिर एक रुकावट, एक रोक लगाया जाता है। तो बैरियर मतलब क्या है, यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की चीजों को अंदर आने से रोकता है, दैट इज द मैकेनिकल बैरियर। दूसरा सेमी परमेएबल, सेमी परमेएबल मतलब वो सिर्फ कुछ लोगों को ही अंदर आने देता है, बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बाहर ही रोके रखता है। एंडोसाइटोसिस होता है, राइट, एंडोसाइटोसिस का मतलब हम आगे स्लाइड में देखेंगे। रिकग्निशन सेंटर्स होते हैं, राइट, बाहर जो भी हमने देखा प्रोटीन्स जो है वहां पर, उस प्रोटीन से सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किस प्रकार का सेल है, किस प्रकार के फंक्शन उसके अंदर होते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ऑस्मोसिस में मदद करता है, राइट। इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। अब जिसे कहा पहले कि ये एक बैरियर है और सेमी परमेएबल भी है, तो सेमी परमेएबल का मतलब क्या था कि कुछ लोगों को आने देता है। कैसे आने देता है, दैट इज मेम्ब्रेन्स के अंदर किस तरह से मेम्ब्रेन्स एक्ट करते हैं, वो एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन व्हाट, द ऑर्गेनल्स ऑफ ए सेल एंड इट्स साइटोप्लाज्म एंड इट्स सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है और जो साइटोप्लाज्म है उसको वो किससे अलग रखता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अलग रखता है। That's why the separation वाला चीज। अभी मैं I hope that Shiksha has understood regarding the separation of environment. Osmosis we'll discuss it in the next slide in detail. इस वजह से मैंने osmosis अभी क्लियर नहीं किया है, right? So वो आगे आएगा। So सेपरेट एनवायरनमेंट का मतलब अभी मेरे हिसाब से सबको समझ में आ चुका होगा कि सेपरेट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं और सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अलग रखता है, दैट इज नोन एज द सेपरेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक उसमें इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब क्या है, वो किसी को भी आपस में क्या करने नहीं देता, पास करने नहीं देता। सब्सटेंसेस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, किसी को भी आने जाने वो नहीं देता, पूरा बैरियर। परमेएबल मेम्ब्रेन जो हर एक को पास, राइट, हर एक को पास, चाहे कोई भी आए जाए, वो किसी को नहीं रोकता है, वो क्या है, आने जाने इजीली देता है। सेमी परमेएबल का मेम्ब्रेन मतलब क्या है कि वो सॉल्वेंट जो रहते हैं, राइट, उसको वो आगे बढ़ने देता है, राइट, लेकिन सोल्यूट को वो रोकता है, राइट, सोल्यूट को जो है वो रोकता है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है और सोल्यूट मतलब क्या, सॉल्वेंट इज जिस चीज में हम कुछ चीज को, फॉर एग्जांपल solute plus solvent gives a solution। यार हम किसी चीज का अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन का जो अगर हम ब्रेक करते हैं तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसमें मिक्स किया जा रहा है, सोल्यूट जिसको मिक्स किया जा रहा है, राइट। अब आई थिंक सो दैट इज क्लियर, राइट। सोल्यूट मीन्स जिसको मिक्स किया जा रहा है दैट इज सोल्यूट, जिसमें मिक्स किया जा रहा है दैट इज सॉल्वेंट, और ये दोनों मिक्स करके क्या बन जाते हैं, सोल्यूशन बन जाते हैं, राइट। सेलेक्टिवली परमेएबल मतलब वो सिर्फ कुछ वो सॉल्वेंट को पास होने देता है लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड सोल्यूट को ही आने जाने देता है। अब यहाँ पे दो टर्म जो है हम देखेंगे, दैट इज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, राइट। ये एंडो और एक्सो का मतलब हमेशा समझ के रखना, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, राइट। एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड। जहां कहीं भी ये टर्म तुम्हें दिखाई दे, एंडो का मतलब यही होगा इन द साइंस के अंदर, एंडो का मतलब वही होगा, कुछ चीज अंदर लिया जाना। सो यहाँ पर
the process of bringing the bulk of materials from outside by formation of endosomes or engulfment, right? Endosomes बनाकर, right? सोम्स मतलब बॉडी होता है, कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि किसी भी चीजों को अंदर लेकर आ सके, उसको क्या कहा जाता है? एंडोसोम कहा जाता है। सो किसी भी चीज को अंदर लाना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। एनगल्फमेंट का मतलब क्या होता है? एनगल्फमेंट मीन्स किसी भी चीज को खा जाना, राइट? किसी भी चीज को निगल जाना, राइट? स्वैलो। तो इसी चीज में एनगल्फमेंट का मतलब वही कंडीशंस के अंदर आता है। और किसी भी चीज को बाहर निकालना, बल्क में बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन और एक्सक्रीशन, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो एक्सो मतलब आउट, साइटो मतलब सेल, सेल का टर्म है। तो किसी भी सेल से बाहर निकालना, किसी भी चीज को एक सेल के अंदर से बाहर निकालना मतलब एक्सोसाइटोसिस, और किसी भी चीज को सेल के अंदर लेकर आना मतलब एंडोसाइटोसिस। It is NCERT. You can check the NCERT textbook, which is available in the online, which is available online, right? I think so. Neha asked me that. So there are generally two kinds of transport. ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही जनरल है, ज़्यादा इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि there are two kinds of transport, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जरूरत है, राइट? occurs with the energy requirement, right? एनर्जी रिक्वायरमेंट के, अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा या फिर एनर्जी रहेगा तो ही वो हो पाएगा, बिना एनर्जी के वो हो नहीं सकता। तीन टाइप के होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं है, हैपेंस ग्रेजुअली, वो होता है, राइट? अपने आप जो है वो हो जाता है, उसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दो टाइप का होता है, दैट इज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, राइट? डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्मली, राइट? जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? बराबर नहीं हो जाता, उसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन को क्या कहा जाता है? एक सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, राइट? उस चीज को कंटिन्यूअस रहने के लिए जो कहा जाता है, दैट इज व्हाट? दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन। किस चीज में हेल्प करता है? helps in the spread of different substances throughout the cytoplasm. cytoplasm of the cell में throughout मदद करता है, throughout help करता है कि वो किस प्रकार से आगे बढ़े। So diffusion helps in the exchange of respiratory gases also. respiratory gases, that is हम जो सांस लेते हैं, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड का आना, राइट? फिर ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्शन करना, राइट? सो ये जो प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग और हैपेंस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के वजह से ही जो CO2 और O2 का जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं वो किस वजह से होता है? बिकॉज और ड्यू टू डिफ्यूजन। So diffusion is a very great phenomena। और दूसरा एग्जाम्पल अगर बोले जाए तो तुम जो सेंट यूज करते हो, राइट? जो सेंट यूज करते हो, जब हम यूज करते हैं तो जब हम एक सेंट यूज करने के बाद एक खाली कमरे में जाते हैं, तो खाली कमरे में जाते हैं तो अगर उस खाली कमरे में या फिर अगर कोई बैठा हुआ होगा तो उसको वो सेंट की खुशबू जो है वो बहुत जल्दी या फिर बहुत तेजी से आएगी, राइट? लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो जो खुशबू है वो उतना जो तेज हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सेंट था वो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इस वजह से क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि वो सेंट लगा रखा है या नहीं लगा। सो
जो एक सेंट का डिफ्यूज होना भी या एक सेंट का एक जगह से दूसरी जगह पे पास होना भी किस तरीके से होता है, राइट? किस तरीके से होता है? द फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन सब्सटेंस क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, राइट? किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है क्या? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. तुम राइट में डायग्राम देख सकते हो किस प्रकार से है, राइट? दैट इज डिफ्यूजन. हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है तुम्हें दिखता है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो ए हाई कॉन्सेंट्रेशन टू low concentration. This is known as the diffusion. Next we'll talk about osmosis, right? So what is osmosis? Osmosis is diffusion of the water or a solvent across a semi-permeable membrane from a region of its high concentration to a region of low concentration, right? So diffusion और osmosis में सिर्फ और सिर्फ एक difference है, right? What is the difference? Can you type it on the chat? What is the difference between osmosis and very minor difference, बहुत ही minor difference जो कि osmosis और diffusion के बीच में है? Type in the chat fast. Everybody type in the chat. Others fast. Nandini, Gitanjali, and others. Pratima, Divisha, and Galaxy. जो भी है Galaxy. What happened? Nandini, type. Okay, so टाइप करने में बहुत आलस आ रहे हैं. बेसिक डिफरेंस जो कि इसमें है, राइट, वो है दैट इज, सॉरी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या डिफरेंस है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वहां पर अगर हम वापस एक और बार डिफ्यूजन में जाते हैं, ठीक, सो वापस डिफ्यूजन में जाएंगे तो डिफ्यूजन में क्या कहा था? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज द डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस में भी वही है, राइट? दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाई रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन थ्रू क्या है या फिर अक्रॉस क्या है? अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. That is the only difference or the basic difference between what? Between a diffusion and an osmosis. Everybody got it? So osmosis और diffusion के बीच में जो main difference जो है वो यही है, right? So प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो कि हमारे सेल के आसपास रहता है, वो क्या है? वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. किसकी तरह एक्ट करता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, राइट? तो ऑस्मोसिस वगैरह जो है वो इस हिसाब से होता है. तो यहाँ पर देख सकते हो राइट में जो GIF है, राइट, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, राइट, जो कि स्मॉल जो ब्लू वाला सर्कल है दैट इज वाटर एंड दिस इज शुगर. सो वाटर इज मूविंग फ्रॉम ए लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, टू ए हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? सो लाइकवाइज दिस इज हाउ ए ऑस्मोसिस
happens. So Shiksha, you might be clear, you asked osmosis before कि osmosis का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन ही हो रहा है ऑफ वाटर या सॉल्वेंट का, लेकिन कैसे हो रहा है, अक्रॉस ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हो रहा है, फ्रॉम ए हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन. This is the basic differences, right? This you can write it now, right? Write it fast. I will give 2 minutes to write because it is a very important thing. You can write the difference between diffusion and osmosis. सबसे पहला डिफ्यूजन जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कहीं पर भी हो सकता है. ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है. डिफ्यूजन के लिए कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है और ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है. It equalizes the concentration of substances. It does not equalize the concentration of solvent on the two sides of the membrane, right? Concentration यहाँ पर equal हो जाता है diffusion में, लेकिन osmosis में नहीं हो पाता है, right? क्योंकि हमने पहले वाला GIF भी अगर देखा था उसमें भी concentration में changes नहीं हो रहा है, concentration equal नहीं हो रहा है कि पहले यहाँ पर जितना था उतना ही यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं है. Concentration is different. Different substances diffuse independent of one another. अलग अलग substance जो है वो अपने हिसाब से diffuse होते हैं और यहाँ पर only solvent undergoes diffusion. सिर्फ और सिर्फ solvent जो है वो पास होते हैं और diffusion जो है वो किसी और substance पे depend नहीं करता, लेकिन यहाँ पर osmosis जो है वो influence हो जाता है कि concentration पर और कौन से सोलूट पार्टिकल्स हैं. तो सोलूट पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है और डिफ्यूजन जो है वो उस पे डिपेंड नहीं करता है. So if you have any doubts, you can ask now. We'll end the class for now. So it's the time for doubts. If you have any, you can. Yes, do you have any doubts? नो डाउट्स, सब कुछ आ गया. इन सब का मैं बीच में ऐसा सोचना मत कि ऑनलाइन टेस्ट ही लिया जा सकता है. ऑनलाइन टेस्ट में दूंगा. ये शायद क्या बोलते हैं कि शायद अगर तुम्हारे पापा मम्मी पूछे या कोई पूछे कि मैंने इतना लेट क्यों कर दिया कि 20 तारीख तक, अप्रैल से स्टार्ट, शुरू से स्टार्ट करना चाहिए था ना. अगर कोई पूछे घर पे तो बोल देना कि मैं तैयारी इसी चीज का कर रहा था कि किस प्रकार से हर चीज किया जा सके, राइट. तो कि टेस्ट, इसलिए टेस्ट पे भी तैयारी हो रखी है, तो इस वजह से टेस्ट होगा तो ध्यान रहे. ऑनलाइन रहेगा लेकिन होगा जरूर, तो इसलिए ध्यान में रहना. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ डिफ्यूजन इन दिस स्लाइड और पहले वाले स्लाइड में, दिस स्लाइड और सर दिस स्लाइड, दिस स्लाइड. ओके, सो इस स्लाइड में जो डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस. अगर हम पहला वाला अगर एक देखते हैं, राइट, इसके अंदर जो GIF दे रखा है, राइट, उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है कि शुगर है या वाटर है, राइट. शुगर और या वाटर पे वो सोलूट पे डिपेंड कर रहा है.
किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ऑस्मोसिस में। लेकिन डिफ्यूजन में वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो चाहे कुछ भी हो, वो दूसरे किसी सब्सटेंस के प्रेजेंस के वजह से डिफ्यूज होना बंद नहीं होगा, या डिफ्यूजन में कोई चेंज नहीं होगा। डिफ्यूजन जैसा चल रहा था वैसा ही होगा। इट डजंट डिपेंड ऑन अदर सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। नॉट मच इन्फ्लुएंस डिपेंड करा है, लेकिन नॉट मच, ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उसमें भी अगर डाउट जनरेट करो कि हाँ अगर कूड़ेदान में जाके मैं डीओ लगाऊं तब तो मुझे कूड़े का स्मेल ही ज्यादा आएगा, राइट, डीओ का नहीं आएगा। तब डिफ्यूजन तो उस पर डिपेंड कर रहा है, कूड़े पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा अगर तुम में कोई अजीब गरीब तरह से सोच कर अगर पूछे, राइट, तो उसमें पूछा जा सकता है, राइट। इसीलिए कहा गया वो डिपेंड किस पे करेगा, वो जनरली इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा या नॉट मच इन्फ्लुएंस करेगा। अगर वो कूड़ेदान का जो स्मेल है या फिर कूड़े का जो स्मेल है वो अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो भी डीओ तुम डाल रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इस वजह से स्मेल जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो उसी का आएगा। सो डिफ्यूजन एक ही बेस पर डिपेंड करता है, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उसके अलावा वो किसी भी चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन ऑस्मोसिस डिपेंडेंट बिल्कुल होता है, राइट। ऑस्मोसिस इज डिपेंडेंट ऑन दैट, राइट। सो वो चीज है द लास्ट लाइन। एनीवन एल्स? इज इट क्लियर नाउ शिक्षा? Yes, sir. Anyone else? No one? So, wait 1 second. ओके, सो हमने अभी जो ये चैप्टर है, राइट, ये चैप्टर तुम्हें दिख रहा होगा अगर किसी ने टेक्स्ट बुक खोल के देखा है या डाउनलोड किया है, राइट। तो हमने अभी फिलहाल किसी ने भी नहीं किया मेरे सिवाय। अच्छा, मैंने भेजा भी था इनको, भेजा सर था मैंने करा है। नंदनी, मैंने भी राइट। करा है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल के पहले पहले तक का जो है दैट इज 5.2.1, इट्स 5.2, राइट। ये 5.2 जो है वो, या फिर अगर रफली बोलूं दैट इज पेज नंबर 60 तक मैंने किया है। तो पेज नंबर 60 तक रीड करो, राइट। सो पेज नंबर 60 तक क्लियर करो, और जो भी डाउट है रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी। जो भी डाउट है मुझे शाम को आज पूछना। अगर तुम रीड नहीं करोगे, स्लाइड सिर्फ देखोगे, सिर्फ स्लाइड में तुम्हें सिर्फ आइडिया समझ में आता है, रीड करने से और अगर डाउट जनरेट तभी होता है कि वो क्या है, किस वजह से। इसमें जो तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने अभी दिख रहा है ये चैप्टर, राइट। तो ये इसमें ये जो 3 चीज है, राइट, 1, राइट, 1 2 3, राइट, ये चीज जो दे रखा है, राइट, ये चीज जो दे रखा है दैट इज 1 हो 2 3 जो है, ये मैंने अभी फिलहाल इंक्लूड नहीं किया है, ये मैं शाम को इंक्लूड करूंगा। अभी मैं ये क्यों क्लियर नहीं करवा रहा हूं, ताकि ये 1 2 3 वाला जो चीज है, राइट, ये मैं पूछूंगा, राइट, कि ये क्या लिख रखा है, राइट, ये 1 2 3 में क्या है, राइट, ये 1 2 और 3। तो इसलिए तुम्हें टेक्स्ट बुक रीड करना जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। तो ये पेज नंबर Sir. 60 तक मुझे तुम्हारा रीडिंग चाहिए। गॉट? इज इट क्लियर?
Yes, sir. लिख के रख लो जो भी नोटबुक है, पेज नंबर 60 Yes, sir. जो है, पेज नंबर 60 तक यू नीड टू बी क्लियर, राइट। पेज नंबर 60 तक तुम्हें क्लियर रहना जरूरी है, Yes, sir. राइट। तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर, जस्ट check. Four pages. No, 57, 58, 59, 60. 4 pages. सिर्फ 4 pages है. So 4 pages तक हमने आज के क्लास को मिलाते हुए कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो उस चीज का ध्यान रखो और इस चीज को रीड करो। अगर कुछ डाउट है तो उसको अंडरलाइन करो और ध्यान में रहे। अंडरलाइन भी किया जा सकता है, राइट। अगर तुम जो पीडीएफ रीडर अगर यूज करते हो, राइट, मोबाइल में पीडीएफ रीडर यूज करना है जिससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। ओके Yes. ओके, तो ये चीज पढ़ना और ये चीज होना चाहिए। ओके, सो वी विल वाइंड अप द क्लास।